नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का खास चुनावी प्रोग्राम नेताजी घेरे में। बिहार में चुनाव है, गणतंत्र की जन्मस्थली में चुनाव है, उस जमीन पर चुनाव है जहां के एक आम वोटर को दुनिया के सबसे खास राजनीति शास्त्री के बराबर रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद बिहार की दशा और दिशा क्या है, समाज के अलग अलग सूचकांकों पर, विकास के अलग अलग सूचकांकों पर ये बात छिपी नहीं है। सियासत का समय है और ऐसे समय में सियासतदानों से बात। नेताजी घेरे में के इस एपिसोड के मेहमान एनडीए के नए सहयोगी और नई नवेली विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेताजी घेरे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसा तो परी कथाओं में होता है, दंत कथाओं में, किस्सों में सुनते हैं कि लड़का घर से भाग गया, मुंबई चला गया। आप भी घर से भाग गए थे, ये सत्य है क्या? जी। कितनी उम्र थी, क्यों भाग गए थे? 18 साल की उम्र था उस समय और हमारे घर पड़ोस में एक दोस्त थे, उनको घर से भागना था तो मुझे बोला कि भागना है तो मतलब भागते हैं। तो हम भाग के। अरे ये भागना कोई वो थोड़ी था कि कंफर्ट चूरन लाना है। बट उस समय मैं 18 साल की उम्र में उतना तो ज़्यादा सोच नहीं सकते थे। क्या करते थे तब आप? पढ़ाई करते थे। दरभंगा में? जी, दरभंगा में गांव में ही पढ़ाई करते थे। हाँ। और भागना है तो हम लोग भाग के रेलवे स्टेशन पहुंच गए और रेलवे स्टेशन पे देख रहे कि कहाँ जाना है, कौन ट्रेन आना है। तो पवन एक्सप्रेस 1:30 बजे का टाइम था आने का और दिल्ली जाने वाला जो ट्रेन था वो 4 बजे का था। तो हमने सोचा कि पहले निकल लेते हैं, तो हमने पवन एक्सप्रेस पकड़ के बॉम्बे पहुँच गए। फिर बॉम्बे में कहाँ रहे, क्या किए? बॉम्बे में हमारे जान पहचान के लोग रह रहे थे, जो हमारे गांव में रह रहे थे। वो लोग बॉम्बे में अपना काम करते थे छोटा मोटा। फिर उन्हीं के घर पे गए, फिर वहाँ से इन्फॉर्म किए घर वाले को कि हम बॉम्बे पहुँच गए। और फिर वहाँ पे मतलब कुछ दिन रुके, इधर उधर घूमे, जॉब ढूंढे। फिर बगल में ही एक जॉब मिला, 900 रुपये महीने पे जॉब मिला मुझे। नोवेल्टी जनरल स्टोर था, वहाँ पे जॉब मैंने किया। 900 रुपये महीने पे नौकरी मैंने स्टार्ट किया। फिर ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गए? तो वहाँ पे ही मतलब मैं जिस नोवेल्टी में जॉब कर रहा था उसके बगल में ही एक फ़ोटो फ्रेम का शॉप था। तो वो थोड़ा जो दुकानदार जो था वो थोड़ा घूमने फिरने टाइप के लोग थे और जनरली वहाँ पे सीनियर सिटीजन काफ़ी लोग आते थे कि फ़ोटो फ्रेम, भगवान का, देवी देवता का फ़ोटो बनाना या कि कोई गुजर गए उनका फ़ोटो फ्रेम सब बनाना। तो वो बार बार घूम के चले जाते थे। तो मैं वहाँ पे बगल में रहने से मैंने देखते देखते मैं वो काम सीख लिया था। ग्लास कैसे कटिंग करते हैं, कैसे उसको फिट करते हैं, तो वो काम मैंने देखते देखते सीख लिया था। तो कभी कभी मैं वो दुकानदार को मैं हेल्प कर देता था, वो काम कर देता था और सामने वाले को हेल्प कर देता था। उसके बदले में वो नाश्ता वगैरह सब खिलाते थे, तो हमारा भी काम हो जाता था। उसके बाद फिल्म देवदास बन रहा था, तो उस सेट का डिजाइनर नितिन देसाई थे, संजय लीला बंसाली का फिल्म था। तो उनको सेट पे वर्कर चाहिए था काम करने के लिए, ग्लास कटिंग करने के लिए कोई कारीगर चाहिए था। अब बड़े पैमाने पे चाहिए था, 50-100 लोगों को चाहिए था। तो वो पूरा बॉम्बे में ढूंढ रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते हमारे शॉप पे आए। तो वो बोले कि हमें फिल्म सिटी में कुछ लोगों को काम कराना है और एक दिन का 500 रुपया देंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बॉम्बे जब गया था तो हमारे बगल में ही फिल्म सिटी है, 2-3 किलोमीटर दूर पे। तो मैं कई बार कोशिश किया फिल्म सिटी घुसने का, लेकिन मुझे गेट पे से ही भगा दिया जाता था। ये 2001 का बात है, 2001-2 का? 2000 की बात है ये। तो गेट पे से ही भगा दिया करता था। तो मुझे मौका मिला कि चलो यही बहाने हम फिल्म सिटी भी घूम लेंगे, काटने के बहाने भीतर घुस जाएंगे। हाँ। तो फिर मैं रेडी हो जाता हूँ 500 रुपया रोज़ पे काम करने के लिए, और मैं उनके साथ फिल्म सिटी सेट पे पहुँचता हूँ और वहाँ पे मैं काम करना चालू कर देता हूँ और बहुत मेहनत करने लगता हूँ। और फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देते थे और उसको मैं टाइम से पहले मैं काम कर देता था। और जो हमारे सीनियर थे, तो फिर हम इतना अच्छा काम करने लगे कि लोग मुझे वहाँ पे सीनियर बना दिए, इंचार्ज बना दिए। नितिन देसाई की कंपनी में? जी हाँ, नितिन देसाई आर्ट डायरेक्टर थे और वो एज ए लेबर बन के हम वहाँ पे काम कर रहे थे और प्रोडक्शन हाउस के अंदर में। तो फिर वो वहाँ पे मतलब बाय नेम मुझे नितिन देसाई जी जानने लगे उसी समय में, और संजय लीला बंसाली जानने लगे। और कोई भी काम होता था तो बाय नेम मुझे ही बुला के वो काम सौंपते थे कि मुकेश कल ये रेडी हो जाना चाहिए। तो मैं वहाँ पे फिर इंचार्ज बन गया, सुपरवाइज़र बन गया 1 महीने के अंदर ही। फिर मैं वहीं सेट पे मैं कॉन्ट्रैक्टर बन गया। कुछ काम मैं कॉन्ट्रैक्ट ले लेता था कि ये काम इतने पैसे में रेडी कर देंगे, और फिर वो मैं करने लगा। उनको जो सामान उनको चाहिए था, ग्लास चाहिए था, पेंट चाहिए था, जो भी सामान लगता था, तो हम परचेस बाहर से करके और अपना बिल वहाँ पे जमा करके और थोड़ा अपना भी प्रॉफिट लगा के मैं बिलिंग कर लेता था।
तो वहीं से फिर मैं अपना स्टार्ट हुआ। तो आपकी शाहरुख, ऐश्वर्या और इनसे भी मुलाकात होती थी? जी हाँ, जी हाँ। मैंने फ़ोटो खिंचाया उस समय में। हाँ। और मुलाकात सेट पे जब काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, तो हम तो एक लेबर थे तो उतना ये नहीं था, लेकिन हमने उस समय में इंटरेस्ट लिया था कि मैं फ़ोटो खिंचाऊं। तो शाहरुख जी से भी मैंने फ़ोटो उस समय में खिंचाया था, ऐश्वर्या राय जी से भी फ़ोटो मैंने लिया था, तो अच्छा लग रहा था। फिर मैंने देखा कि 900 रुपये महीने का नौकरी और यहाँ 500 रुपये रोज़ का, तो काफ़ी बड़ा फ़र्क रहा। तो फिर मैं उस सेट पे उस फिल्म में अच्छा पैसा मैंने कमाया भी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसी फील्ड में काम करेंगे। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में मैं जम गया। अच्छा, ये फिल्मों की एक बड़ी खास चीज होती है मुकेश जी, नाटकीयता, ड्रामा। जी हाँ। एक ड्रामेटिक मोमेंट पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजधानी पटना में हुआ, जब आरजेडी अपना अलायंस डिक्लेयर कर रहा था और एकदम से बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उठे, आपने कहा मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया, इस आशय की बात कही और उठ गए। तो ये ड्रामा कई लोगों ने कहा कि पूर्व नियोजित था, स्क्रिप्टेड था, कई लोगों ने कहा कि अचानक से हुआ। क्या हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, देखिए, एलिगेशन लगाने के लिए, आरोप लगाने के लिए लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो उसको सही तरीके से अगर समझे, अगर मुझे सही तरीके से जाने, तो उनको अंदाज़ा मिल जाएगा कि मैं कभी भी इस तरीके से मैं काम नहीं करता हूँ और मैं हमेशा संघर्ष चुनता हूँ। मैं मुंबई में मेहनत मजदूरी करके मैं एक कामयाब बिजनेसमैन, मैं वहाँ पे सफल बन गया। मैं फिल्म प्रोड्यूस किया, मैंने वहाँ पे बड़े प्राइवेट कंपनी मैंने बनाया और बड़े लंबे मैंने वहाँ पे काम किया। और फिर वहाँ से मुड़कर मैं बिहार आता हूँ और मेरा जिद ही है कि मैं राजनीति में खड़ा हो जाता हूँ। मैं तो सोशल काम करते करते फिर यहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ। तो 2018 में मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। जर्नी पे हम विस्तार से बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? आपको पहले से पता नहीं था कि सीट का शेयरिंग क्या होना है? पहले से पता है। 2 रोज पहले हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलते हैं घर पे, और 2 महीना पहले भी पूर्व में भी बात क्लियर हो जाता है कि 25 सीट और डिप्टी सीएम हम आपको देंगे, अति पिछड़ा के नाते डिप्टी सीएम, और 25 सीट हम आपको देते हैं। ऐसे मेरी डिमांड तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने बोला कि क्या था आपका डिमांड? अभी हमने लोकसभा के बाद हमने उपचुनाव लड़ा और 15% वोट हमारे पार्टी को अकेले अपने दम पे आता है, और एक सीट को लेकर हम लोग लड़ जाते हैं, आपस में दोस्ताना संघर्ष करते हैं, और 15% हमारे वोट मिल जाते हैं और 45% में सरकार बन जाते हैं। अगर उसके अनुकूल अगर अनुपात सोचते तो हमारे पास 80 सीट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि हमारे चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि हमको 10% सीट हमको बिहार में लड़ना ही है, तो 25 सीट पर हमें मिनिमम लड़ना है। उसके ऊपर आप जो सीट दे दो उस पर हम रेडी हो जाएंगे, और डिप्टी सीएम कि इस पे माहौल बनेगा और फिर हमारी सरकार बनेगा। तो इस चीज़ पे 2 महीना पहले उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ठीक है, 25 सीट और डिप्टी सीएम हम आपको देते हैं। तो हमारे उसके बाद मिलना जुलना जारी रहा। फिर 2 रोज पहले भी हम मिलते हैं, उसमें भी बात होता है कि इतना सीट आपको दे रहे, इतना उनको दे रहे, इतना उसको दे रहे, सारा चीज़ गिनती में हो रहा है। हमारे पास 122 120 बच रहा है, तो मतलब ठीक है, आधे सीट आपको बच रहा है, काफ़ी है। और तो इस तरीके से सारे बातें हुए। ऐसे भी बात हुआ कि कांग्रेस को छोड़ देते हैं, हम लोग साथ में लड़ते हैं। तो हमने निर्णय लिया कि नहीं, उनको छोड़ना उचित नहीं होगा, थोड़ा सीट में आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं, लेकिन रखना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमसे डिस्कशन भी कर रहे थे, सारी चीज़ हमें यहाँ तक है कि आप मायावती से बात कीजिए, उनको ले लेते हैं और कांग्रेस को छोड़ देते हैं। हमने मायावती के इधर भी हमने बात किया। किससे बात हुई आपकी मायावती की? मायावती में मतलब उनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं गौतम राम जी, उनसे मेरा बातचीत हुआ कि गठबंधन में आने के लिए। तो तेजस्वी ने हमें बोला था कि 15-20 सीट हम दे सकते हैं, इतना आप ऑफ़र कीजिए। तो हमने वो उतना ऑफ़र भी उनको किया, तो उनका इंटरेस्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। तो बात मतलब ठोसले नहीं पहुंच पा रहा था। मायावती जी के यहाँ से क्या आया मैसेज कि नहीं ज़्यादा सीट चाहिए? ज़्यादा सीट चाहिए। तो बात खत्म हो गई? बात खत्म चल ही रहा था, और हमारा इंटरेस्ट था कि कांग्रेस रहे। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा तेजस्वी का इंटरेस्ट नहीं था? तेजस्वी का भी हो गया, लेकिन वो अभी हमें नहीं पता। लेकिन मुझे तो जो काम दिए थे मैं वो काम कर रहा था। आप बोल रहे हैं ना कि तेजस्वी ये कह रहे थे कि कांग्रेस को छोड़ देते हैं। हाँ, ये उन्होंने बहुत बोला, और फिर मुझे ये काम भी दिया कि आप ये बात कीजिए। और मैंने बसपा में जो उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर है गौतम राम जी, उनसे मैंने बात भी किया, और सीट पे कुछ बातें भी चल रहे थे, लेकिन हमने ठोसली बहुत ज़्यादा मजबूती से हमने काम नहीं किया, इसलिए क्योंकि मुझे पूरा इंटरेस्ट था कि कांग्रेस पार्टी को हमें हमारे गठबंधन में रखना है। क्यों? कांग्रेस के आने से क्या समीकरण बेहतर होते? समीकरण बेहतर रहते, पुराने साथी हैं, उनको छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो मैं उचित नहीं समझ रहा था। ठीक है, और मुझे तो 25 सीट ही मिल रहा है, तो हम अपने किसी का सीट कम करा के मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैंने उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कि वहाँ पे रहना है कांग्रेस को। अच्छा, ये फॉर्मूला लोगों को अटपटा लग रहा था कि कांग्रेस 60 पर लड़ रही है और डिप्टी सीएम की दावेदारी नहीं कर रही, और आप 25 पे लड़के कह रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम चाहिए। तो मैंने सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया था,
और उसके बाद डिप्टी सीएम अति पिछड़ा के नाते हमें इस डिप्टी सीएम की जगह मिल रहा है कि चुनाव के पहले डिक्लेयर हो। हाँ, डिक्लेयर हो, ताकि एक मैसेज जाएगा अति पिछड़ा के बीच में। और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कभी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में एस्टेब्लिश हो, उसको डिप्टी सीएम दे दे या ज़्यादा सीट जीत के आए, वो राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं चाहेंगे। जब भी चाहें सोचेंगे कि उनको हम कम से कम निपटा के रखें, बिहार में बड़े लीडर उनको नहीं होने दे। तो ये उनकी सोच है और आगे भी रहेंगे। तो मेरा ये सारे चीज़ें था कि मेरे साथ बात हुआ और फिर उसके बाद 2 दिन पहले भी बातचीत हुआ। उसके बाद जिस रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस रोज़ मैं 12:30 बजे उनके घर पे पहुंच जाता हूं, बुलाते हैं, मैं साथ में लंच भी करते हैं, हम लोग नाश्ता वगैरह सब करते हैं। और फिर जब निकलने लगते हैं 4 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, फिर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके लीडर लाने में लेट हो रहा था फ्लाइट, इसके लिए वो 5 बजे कर दिया जाता है। और जब हम 4:20 में निकलने का कोशिश करते हैं उनकी आवाज़ से तो 4:20 पे हमें तेजस्वी मिलते हैं और वो मुझे एक सूची दिखा रहे हैं कि इसको इतना सारे चीज़ें कर रहे हैं, इतने सीटें सब कर रहे हैं। तो मेरे लिए जब बात हुआ तो बोले कि कल कर लेंगे, आपका सीट का नाम का हमारे पास इतना हो जाएगा, कल कर लेंगे। मतलब कल मतलब सबके आप कर रहे हैं और मेरा कल क्यों करेंगे? तो उन्होंने कहा कि कल कर लेते, कोई इशू नहीं है। तो मतलब ठीक है, नंबर आप कल इशू कर लीजिए, लेकिन डिप्टी सीएम का घोषणा कर दीजिए आज एटलीस्ट। आपका भी सीएम का चेहरा लॉन्च हो रहा है तो डिप्टी सीएम भी हो जाएगा, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो नहीं ठीक है, कल हम कर लेते, दोनों एक साथ में कर लेंगे। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, डाउट लगा, सारे अनाउंसमेंट आज हो रहे हैं तो फिर तो मेरा क्यों कर रहे हैं? तो मैंने तो भी मैंने चलो ठीक है, अभी 10-12 घंटे की बात है, शाम हो ही गया, कल में कितना टाइम लगेगा, कल भी कर लेंगे। और मैं वो उस हिसाब से मैं वहाँ से निकला। लेकिन मेरे मन में 50 तरह के सवाल चल रहे थे, उससे पहले भी चल रहे थे, क्योंकि मैंने सिमरी बख्तियारपुर में 15% वोट लाया और अति पिछड़ा वोट मेरे पास आने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे एनडीए चुनाव हार जाते हैं और आरजेडी अपने दम पे चुनाव जीत जाते हैं। तो हमें ये इस तरीके से था कि ये लास्ट मोमेंट मुझे ढकेल देंगे कि आप अकेले लड़ जाओ, ताकि पूरे बिहार में एनडीए का चुनाव हरा के और हमें फ़ायदा मिल जाए। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, पहले भी चल रहा था और बाद में भी चलने लगा। तो भी हम एक्सेप्ट करके निकल आए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और हम लोग जॉइंट हैंड करके सारा चीज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी चीज़ जो प्रक्रिया है वो सारे पे हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जब नंबर घोषणा होता है तो फिर वहाँ पे 2-3 दिन का टाइम ले लेते हैं। जो बात हुआ कि कल करेंगे, वो 2 से 3 दिन का समय ले रहे हैं और फिर वो समय भी नहीं है, लास्ट आवर में जाके हम लोग घोषणा कर रहे हैं। तभी मुझे लगा कि ये कुछ तो हमारे साथ गेम कर रहा है और मेरे साथ चीटिंग करने का इनका पूरा निर्णय हो चुका है। और फिर मैं तभी का तभी उठ जाता हूँ, जैसे 3 दिन का नाम लेते तो मैंने बोल देता हूँ कि भाई मेरे साथ चीटिंग किया जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि तभी आपके फ़ोन पे एक मैसेज भी आ गया था कहीं से। नहीं ऐसी बात नहीं है। और हाँ, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को का फ़ोन आने लगा, धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बहुत मर्द वाला आपने काम किया। हमारे पार्टी के भी टॉप लीडरशिप जितने भी लोग हैं, सारे लोग हमें धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जगह पे डिसीजन किया, ये आपके साथ गद्दारी कर रहा था, समथिंग सारी चीज़ लोग बोल रहे थे। और हमने वहाँ से निकल के और मैंने नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, सारे चीज़ें इशू बताता हूँ कि ये चीज़ है। मैं बहुत मजबूरी के साथ उनके साथ मैं हमेशा राजनीति किया, हमेशा उसको आगे करने का काम किया, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में बोलने वाली चीज़ें क्यों नहीं। किया तेजस्वी ने ऐसा आपके साथ? उनके मन में 2 ही चीज़ प्लान होगा। एक तो लास्ट मोमेंट पे लेके जाएंगे, सीट कम करेंगे, डिप्टी सीएम कम शायद आगे पीछे करेंगे और मेरे कंडीशन पे हमारे साथ रख के राजनीति कराएंगे। ये उनके पास एक पहला ऑप्शन होगा, ये सोच होगा कि हम अपने कंडीशन में, क्योंकि उसको वो नहीं चाहेगा कि अति पिछड़ा का बेटा बढ़ जाए, फेस चमक जाए, वो डिप्टी सीएम बन जाए ताकि हमें भविष्य में हमें टक्कर दे। तो उनके मन में ये तो डर हमेशा रहता ही है। अब देखिए लोकसभा में 1 सीट कन्हैया जी को नहीं दिए, तो सिर्फ उनके मन में यही डर है। तो एक वो हो सकता है, या दूसरा कि उन्होंने देखा कि हम उपचुनाव लड़े और 25,000-20,000 वोट हमारे पास हर विधानसभा में, अगर मैं उसको काट लेता हूँ, उनको मालूम है कि ये आदमी जो एक बार डिसीजन ले लेता तो ले लेता है, तो वो अगर काट लूँगा तो उसका ईजिली उनके बहुत जगह सीट उनका जीत हो जाएगा। तो वो एक उनके पास विचार होगा कि अचानक अपना चले जाए, तीसरा मोर्चा या कहीं से कुछ भी बना ले और सब पूरे बिहार में हमको फ़ायदा पहुँचा दे, इसलिए ऐसा। जी। फिर आपकी एनडीए में किससे बात हुई? आपने फ़ोन किया या वहाँ से फ़ोन आया? बात नेता लीडर से तो चालू ही था। किससे? सब धन्यवाद वगैरह सब दे रहे थे। तो फिर दिल्ली, अरे नाम दर्शक ना, बहुत दर्शक ये चाहते हैं कि उनके जो नई जमात के नेता हैं, नई पीढ़ी के नेता हैं, वो खुलकर संवाद कर रहे हैं इलेक्टोरेट के साथ। नहीं ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं उसको सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन मेरा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से दिल्ली में मुलाकात हो रहा है,
और फिर वहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की हाँ, बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात ऐसा हुआ कि मुलाकात करना है और हमारे गठबंधन में आप आ सकते हैं। तो मैं इंटरेस्ट लेता हूँ कि पुराना परिचय भी था 2014 परिचय का। भी था, तो मैं दिल्ली पहुंचता हूं जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे सूची ऑलरेडी 42-43 कैंडिडेट का रेडी कर लेता हूँ रात भर में। मेरा क्लियर था कि मैं अकेले अपने दम पे पूरे बिहार में चुनाव लड़ूंगा या तीसरा मोर्चा बड़े पैमाने पे बने। तो उस समय में ये प्लॉटिंग चल ही रहा था, सारे लीडर से हम लोग बात कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा जी या पप्पू जी, तमाम ऐसे नेता से हम लोग गठबंधन टूटने के बाद बात कर रहे थे और जारी था। और उसके साथ साथ हम लोग सारे काम भी कर रहे थे। उतने में दिल्ली से भी फोन आया कि हमें साथ में आना चाहिए, चाहते हैं। साथ में काम राजनीति करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, ये तो दिल्ली जाके पता चला। फिर मैं दिल्ली जाता हूँ और बात होता है, तो गृह मंत्री साहब से मुलाकात होता है और उन सीट पे बात होता है। तो जो सीट लास्ट मोमेंट पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो अपने कोटे से 11 सीट और एक एमएलसी का उनका ऑफ़र होता है। और मुझे लगता है कि इस जगह पे हमें सर्वाइव के लिए हमें साथ आना चाहिए। ये भी कई लोग कह रहे हैं कि जो नेताजी तेजस्वी से 25 सीट पर भिड़ गए, अभी आपने कहा हमारी 42-43 की सूची थी और फिर वो आखिरी में बीजेपी के साथ 11 पे राजी हो गए। नहीं, देखिए, वो तो 42 हम जब अकेले लड़ रहे हैं तो वो सूची हम बना रहे थे। हाँ। कि अकेले लड़ना है तो 243 सीट पे लड़ना है। जब हम वहाँ पे 25 की बात था तो वो तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे खंजर भोंक दिया पीठ में। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई विकल्प नहीं बचा। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को कि एक पिछड़ा का बेटा को लास्ट मोमेंट पे भी उन्होंने गले लगाया और इतना बड़ा सम्मान हमें 11 सीट दिया। ठीक है, हमारे लिए कम है, लेकिन ऐसे समय पे मैं मानूंगा कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप अभी नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन ठीक 1.25 साल पहले लोकसभा चुनाव में आप उन्हीं नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे। जी हाँ, जब आप खगड़िया से चुनाव लड़ रहे थे। जी हाँ, उस समय में हम पॉलिटिकल पार्टी बनाए गठबंधन में। लालू जी की विचारधारा से हम प्रभावित होकर उनसे गठबंधन हम किए। और राजनीति में आप जब जिस खेमा में हैं, आप खुद को चुनाव जीतना चाह रहे, क्योंकि हम 2014 में भी और 15 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम काम किए, उनको हमने पूरे बिहार में मदद की है। और एक ही उद्देश्य था कि जो निषाद समुदाय है, फिशरमैन कम्युनिटी है, उनको आर्थिक स्थिति से जो खराब है उसको बाहर निकाला जाए। और जो रिजर्वेशन है निषाद समाज को, फिशरमैन कम्युनिटी को बंगाल में और दिल्ली में एससी का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में हम लोगों को अति पिछड़ा में रखा गया है। तो हमारी ये डिमांड था कि इस पे हमें काम करना है। और ये बात हमारे उस समय में भी बातचीत हुआ था। जब लेकिन बीजेपी तो इस पे राजी नहीं है। हमने बिहार से कैबिनेट से पास करा के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 2015 में भेज दिए। इस पे संवाद हो रहा था, लेकिन हमें 2017 तक हमें लगा कि ठोसली नहीं हो रहा। तो फिर मैंने एक अलग रुख लिया और मैं दूर होकर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। मैंने ये सोचा कि जो काम हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। तो मैंने जनता मुकेश जी यही पूछ रही है कि 2019 में आप आके कहते हैं हमारे बीच की नरेंद्र मोदी खराब हैं, अब आप 2020 में आके कह रहे हैं नहीं नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। देखिए अभी तो मैं अच्छे इसलिए कहूँगा कि आज एक पिछड़ा का बेटा को, हाँ, मतलब जो आपको सीट दे वो ठीक है। नहीं, खंजर भोंकने के बाद जो हमने जिनको दोस्त बनाया वो तो हमारे पीठ में खंजर भोंक दिए। अब उस समय में अगर मलहम लगाने के लिए कोई आ जाए तो मैं तो उसको दोस्त भी मानूंगा। अच्छा, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही, लेकिन यही बात आप इसके ठीक उलट कह रहे थे 2018 के पहले। तब आप कह रहे थे कि बीजेपी ने मुझसे मदद ली लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया, खंजर भोंका। एग्जैक्टली इसी तरह से आप बात कर रहे थे कि 14 में मैंने बीजेपी की मदद की, 15 में मदद की, अभी आपने फिर बोला। क्या हुआ था 14-15 में? आप ये बताइए। 14-15 में आपकी वहां पे 14-15 में कंपनी चल रही थी मुंबई में, फिर पॉलिटिक्स में अचानक कैसे आना हुआ? मैं पॉलिटिक्स में आया, सामाजिक काम करते करते निषाद सम्मेलन किया 2014 में। मुझे नहीं पता था कि लोकसभा चुनाव होना है। और उस समय उसके बाद जो स्थानीय कैंडिडेट थे, जैसे कीर्ति आज़ाद जी थे या जेडीयू से संजय झा थे या और भी आरजेडी से फातमी साहब थे, ये लोग अप्रोच करने लगे कि हमें मदद कीजिए और आप मदद कीजिएगा तो हम चुनाव जीत लेंगे। तो उस समय मैंने कहा कि
हमें उस समय में देखा हमने बिहार में कि मोदी जी के बारे में अति पिछड़ा का बेटा है और देश में का विकल्प देने के लिए कर रहे हैं। उस समय में 2G बहुत सारा अलग अलग स्कैम नज़र आ रहा था, जबकि राजनीति से मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। तो लेकिन मैं देखा कि चलो एक देश में एक अच्छी सरकार बनाने के लिए मोदी जी हैं और बहुत अच्छा प्रचार वगैरह सब हो रहा था। तो हमने भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए मैंने निर्णय लिया और उस समय में हमने बात रखा था कि ये चीज़ें पे आपको काम करना है कि फिशरमैन को आपको आरक्षण देना है। दूसरा जो किससे बात हुई थी आपकी ये सब? उस समय में प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी थे, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, उनसे बातचीत हुआ जो था। अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्री है। हाँ। तो आरक्षण दिलाना है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। और आपको लगता है कि मंगल पांडे इस तरह की पॉलिटिकल प्रॉमिस करने की पोजीशन में थे? मुझे इतना आइडिया नहीं था उस समय में। अच्छा। उस समय में राजनीति का उतना मुझे ये नहीं था। हमें और लगा निषाद कि सम्मेलन का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि एवरीबडी सेड दैट इट्स अ पॉलिटिकल मूव। एक मुंबई में दरभंगा का लड़का है, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, फिल्म इंडस्ट्री में नाम बन गया, फिर वो ऑल ऑफ अ सडन आते हैं और एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें खूब जुटान मैं होता है। पहली बार मुंबई में जब मैं पहुंच गया, उसके बाद 9 साल तक मैं बिहार नहीं आया। सिर्फ एक बार मैं बिहार आया था मेरे मैरिज के लिए, उसके अलावा मैं बिहार नहीं आ रहा था। मैं छठ पूजा के लिए मैं बिहार आता हूँ 2009 में, और फिर जब 9 में मैं बिहार आता हूँ तो लोगों से मैं काफ़ी कनेक्ट होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, लोगों का सम्मान मिलता है, सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, अपनापन का एहसास होने लगता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैं लगातार मैं बिहार आना चालू कर देता हूँ। मैं 2010 में फिर एक सहनी समाज कल्याण संस्था करके एक संगठन में बनाता हूँ और उस संगठन के बैनर तले हम लोगों को मदद करते हैं और बिहार में घूम के अलग अलग लोगों को सहयोग करते हैं, चाहे बच्चे को पढ़ने के लिए हो या स्कूल हो या कॉलेज हो या मंदिर हो या मस्जिद हो, हर किसी को मदद हम करते हैं। और धीरे धीरे मुझे थोड़ा सामाजिक में रुचि बन जाता है। 2013 में हमारे समाज के ही लोग, कुछ लोग आते हैं घर पे और प्रस्ताव रखते हैं कि समाज के लिए कुछ आपको एक सम्मेलन करवा दीजिए और उसमें 50,000 1 लाख रुपया खर्चा होगा। तो मैं इजीली अप्रूवल दे देता हूँ कि ठीक है आप कीजिए और मैं आपको ये डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कार्यक्रम बाद में डिसाइड होता है, बड़ा हो जाता है। और क्योंकि मैं सोचा कि बड़ा अच्छा से स्टेज बनाओ, बढ़िया से कार्यक्रम हो, पूरे प्रचार हो, तो ये सारे चीज़ मैं बॉम्बे में रहा हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे जानकारी था। क्योंकि फिल्म अगर आपको चलाना है तो पब्लिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो मुझे ये सब का ज्ञान था। तो मैं चलो पैसा 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया कोई मैंने नहीं रखता था मैं। तो मैंने बोला कि अच्छे से तरीके से करो, और फिर उन्होंने सारे लोग मिलके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा सम्मेलन उन्होंने किया और लाखों लोग, मतलब 70-75 हज़ार लोग वहाँ पे पहुँच गए दरभंगा राज मैदान में। और काफ़ी मैं उस समय में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं फेमस था कि एक मछुआरा का बेटा, मल्लाह का बेटा, और गांव में से मतलब बॉम्बे में जाके के अच्छा एस्टेब्लिश है। तो उस नाते लोग देखने के लिए भी हमें आए कि कौन है। तो वो पदवी जो जुड़ती है आपके नाम के साथ, सन ऑफ मल्लाह, वो वहीं शुरू हुई? जी, वहीं से जुड़ते हैं। तो जनरली उस समय में क्या हो गया था कि मैं जो काम कर रहा था, तो ये काम सीनियर सिटीजन लोग करते हैं 50 साल 60 साल की उम्र होने के बाद। मैं वो 30 साल की उम्र में मैं कर रहा था और लोगों को लगने लगा कि इतने कम उम्र में समाज के लिए इतना सब चीज़ कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। तो उस समय में लोगों ने मुझे गांधी के उपाधि देने लगे, कोई आंधी का उपाधि देने लगे कि आप जो बोलिएगा वही होगा। तो मैंने उस स्टेज पे बोला कि मैं ना गांधी हूँ ना आंधी हूँ, मैं एक मल्लाह का बेटा हूँ, मैं सन ऑफ मल्लाह हूँ। और वहाँ से वो सन ऑफ मल्लाह का टाइटल पूरे प्रदेश में या पूरे देश में वो वहाँ से चल पड़ा। 2013 में 14 में सम्मेलन हम करते हैं। तो सम्मेलन अच्छा रहा, भव रहा, और फिर सब पॉलिटिकल पार्टी हमसे मिलने का कोशिश करता कि मदद लेने के लिए। तो उसके बाद हम राज मैदान के बाद मुजफ्फर यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम करते हैं पटना में। और उस समय मुझे नहीं पता था कि ये अप्रूवल वो दे रहे हैं, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। हमें लगा कि बिहार प्रदेश के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, तो वो पूरा कर पाएंगे। तो उस समय में एग्रीमेंट होता है, बात होता है, और हम मदद करते हैं लोकसभा में। हमने वहाँ पे कीर्ति आजाद को मदद करते हैं, हुकुमदेव नारायण जी को मदद करते हैं, समस्तीपुर में उस समय रामचंद्र पासवान जी थे, सबको मदद करके हम चुनाव जिताते हैं। पहली बार आपकी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से कब मुलाकात हुई? नरेंद्र मोदी जी से 2014 में ही दरभंगा के राज मैदान में ही मंच पे पहला मुलाकात होता है, और उस अमित शाह जी से उस समय मुलाकात नहीं हुआ। और उसके बाद 2015 अमित शाह यूपी में व्यस्त थे। तो फिर उसके बाद हम पटना तक आते हैं 2015 में। फिर हमें लगता है कि इस पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर मैं संगठन पे अपने पूरे प्रदेश में काम करने लगता हूँ।
उस समय तक तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा था, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हम कमिश्नरी में काम, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर थी। और अगल बगल में थोड़ा फैलाव हो रहा था, लेकिन उतना नहीं हो रहा था। 14 तक वहीं पे हम सिमट थे। 15 में मुझे लगता है कि काम नहीं हो रहा है, तो मैं पूरे प्रदेश में काम चालू करता हूँ। मुझे लगता है कि जब 3 जिला में ऐसा कर सकता हूँ तो पूरे प्रदेश में क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बॉम्बे से रथ वगैरह सब बनाता हूँ, बॉम्बे से लोगों को लाता हूँ, बिहार के लोगों को लाता हूँ, और सबको बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में 6 दिन 7 दिन का कार्यक्रम सेट करा के सब जगह भेजता हूँ। मैं पहले नहीं जाता हूँ, और फिर सबको बीच में हमारी बात को, उद्देश्य को वहाँ पे रखा जा रहा है कि सामाजिक को उत्थान करने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना जरूरी है, आपस में एकता बनाए रखना जरूरी है। तो ये सब विचार को लेकर हम गाँव तक पहुँचाते हैं, और लोग हमारे पहुँचा रहे थे। उसके बाद हम पटना में एक SK मोमेंट में कार्यक्रम करता हूँ। वहाँ से फिर डिसीजन होता है कि गांधी मैदान में रैली करना चाहिए। और फिर 2015 में हम कुछ 12 फरवरी या 14 अप्रैल को हम एक कार्यक्रम करते हैं पटना के गांधी मैदान में। गांधी मैदान में भी उस समय में लाखों, 1 लाख से अधिक लोग अपने संसाधन से, अपने खर्चे से लोग आए, और काफ़ी वो भी कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और पहली बार ड्रोन कैमरा मैंने इस्तेमाल किया था, उसको लेके बहुत टीवी मीडिया में वो केस वगैरह सब हो गया था, तो और भी बहुत ज़्यादा केस हो गया था। जी हाँ, पहली बार बिहार में हमने ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया था। तो बहुत हाईलाइट हुआ वो कार्यक्रम। फिर उसके बाद हम लगातार संगठन पे काम करने लगे पूरे बिहार में। फिर 2015 में चुनाव का समय में बात हुआ कि उस समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी थे। हाँ, तो क्या बात, इस बार अमित शाह से सीधे बात हुई या फिर मंगल पांडे के जरिए? उन्हीं के थ्रू जरिए बातचीत हुआ, फिर से मंगल पांडे के जरिए हुआ। तो वहां तक पहुंचने के लिए तो कोई तो जरिया चाहिए। तो फिर बात हुआ। फिर क्या प्रॉमिस किया अमित शाह ने आपको? उन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव का समय है, जो आपसे वादा हुआ उस पर हम लोग ध्यान देंगे। अभी तो कुछ लोगों को, आपके लोगों को टिकट उकट दे के चुनाव लड़ाइए, जिताइए, और आप भी लड़िए और आप मदद कीजिए, और आने वाले समय में आपका जो इशू है उस पर हम लोग सरकार में है काम करेंगे। तो मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों? मुझे राजनीति उस समय में नहीं करना था। तो हम अपने आप गांधी मैदान में रैली कर रहे हैं, आप प्रदेश में रथ घुमा रहे हैं, संगठन खड़ा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मुझे राजनीति नहीं करनी। अब उस समय में मेरा इच्छा था नहीं लड़ना। तो मेरे घर के सीट पे गोराबोरा में मैंने अपने साथ में काम कर रहे थे वो विनोद बम्पर को मैंने टिकट उस समय में दिलाया। कितने टिकट दिए बीजेपी ने आपके कहने पे? कई टिकट दिए, मतलब निषाद समाज को, हरी सहनी को दिए, विनोद बम्पर को टिकट दिए, सुगौली में रामचंद्र निशानी जी को दिए, तो कई टिकट वहाँ पे दिए। फिर महागठबंधन में उस समय में भी कई लोगों को टिकट दिया गया। मतलब आप वो इकलौते व्यक्ति होंगे जिसके कहने पर 2015 में महागठबंधन भी टिकट दे रहा था, एनडीए भी। तो क्या दोनों तरफ क्या प्रॉमिस कर रहे थे आपकी, दोनों लोग मान गए? बात ये हुआ कि जब हम पहले एनडीए के साथ हम थे, फिर उस समय में माननीय नीतीश कुमार जी ने 12 घंटे में अनुशंसा कर देते हैं कि निषाद समाज को जो आरक्षण मिलना है वो कैबिनेट पास कर देते हैं, और लाठी डंडा पटना के गांधी मैदान में चलता है और काफ़ी निषाद घायल होते हैं। उसके बाद मैं प्रभावित होकर माननीय नीतीश जी को मैं निर्णय लेता हूँ कि आपको हम मदद करेंगे। 15 टिकट पे प्रशांत किशोर जी से फाइनल होता है कि 15 टिकट आपके लोगों को देंगे, और वो बहुत हद तक लोगों को टिकट देते हैं। समस्तीपुर में, मोरबा में टिकट दे देते, विद्यासागर निषाद हमारे जिला अध्यक्ष थे, कटिहार में विजय गौरी को टिकट दे देते हैं, तो मेयर थे उनको टिकट दे देते, तो और भी कई जगह टिकट बांट रहे थे। तो अमित शाह गुस्सा नहीं हुआ कि अभी आप हमसे पैक्ट और प्रॉमिस कर रहे थे, अब आप उधर चले गए? ये उसके बाद पहले हम लोग नीतीश जी से प्रभावित होकर हमने उनको निर्णय लिया कि हम आपके लिए करेंगे, लेकिन 15 सीट हमारे लोगों को दीजिए। तो उन्होंने, तो सीधे नीतीश जी से डीलिंग हो रहा था या प्रशांत किशोर के जरिए? के थ्रू, प्रशांत किशोर। तो कुछ लोगों को उन्होंने टिकट दिया। टिकट देने के बाद जो उनसे वादा हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्व करके लोगों को देंगे, तो कुछ लोगों को टिकट दिया, कुछ लोगों को टिकट में अपने लोगों को घुसा रहे थे। तो ये सारे चीज़ें कर रहे थे, और मतलब जो जगह पे जिनको हम अप्रूवल दे रहे थे उनको नहीं दे के दूसरे किसी को कर रहे थे। तो थोड़ा सा वहाँ पे चलने लगा कि बात संवाद सही से नहीं हो रहा था। नीतीश जी के टिकट पे लालू जी उस समय इंटरफेयर कर देते थे, तो मुझे गुस्सा लगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो उतने में फिर बात होता है कि भाई नहीं, उनको मदद नहीं करना है। तो कुछ लोगों को वहाँ से टिकट प्राप्त हो चुका रहता है। उसके बाद हम निर्णय लेते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मदद करना है, और वहाँ से लोगों को टिकट हम दिला देते हैं। और फिर 2015 में भारतीय जनता पार्टी को मैं पूरा प्रचार करके, मदद करके उनको पूरे बिहार में घूमता हूँ, और सरकार उनका नहीं बनता है। विरोधी यही कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का क्या है कि अभी यहाँ हैं, अभी वहाँ हैं, नीतीश के साथ थे, एनडीए में चले गए,
यूपीए के साथ थे, एनडीए में हम थे। किसी के साथ नहीं थे, हमारी सामाजिक संगठन था। हाँ, और रहा कि जो आप बात कहिएगा बोलिएगा उसको फिल नहीं कीजिएगा तो हम आपके साथ क्यों रहें। मैं हमेशा ये स्टैंड हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया हूँ और आगे भी लूँगा कि अगर आप वादा किए, अगर आप बात कर रहे हैं कि ये करना है तो ये करना है। तो अभी बीजेपी से गठबंधन में क्या तय हुआ? रिजर्वेशन की कुछ बात तय हुई है? रिजर्वेशन पे भी बातचीत हुआ कि वो समय रहते हुए सारा चीज़ होगा, क्योंकि ये बड़ा प्रक्रिया है आरक्षण वाला। अभी हम लोग रहा कि भाई पर सामाजिक नीतीश कुमार ने कमिटमेंट दिया है, क्योंकि गठबंधन में तो नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश जी से भी हम मुलाकात किए हैं और नीतीश जी ने बोला कि बहुत मजबूती से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज को लड़ाई लड़ रहे हैं वो कुछ किए हैं, पहुँचाएँ आगे, अगला जनरेशन आप हो, अगला पीढ़ी आप हो और ये लड़ाई को अंजाम दो, आगे बढ़िए। और लेकिन नीतीश जी ने कोई क्लियर वर्ड्स में कमिटमेंट नहीं दिया। नहीं, इस पे हमने चर्चा नहीं किया, नीतीश जी से नहीं किया। कई लोग बोले कि मुकेश सहनी का नीतीश कुमार से बहुत नहीं बनता है, बीजेपी से जमता है, नीतीश से कम जमता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ओबीसी समाज से एक लीडर उभरेगा तो उन्हीं की सत्ता को चुनौती है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। अच्छा। और जब भी मौका मिला मैं नीतीश जी से मिला हूँ, उन्होंने भी मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट किया, मैं भी उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया। मैं हमेशा उसको अपने गार्जियन के तौर पे मानूंगा। क्योंकि तो जब आप ये आरजेडी से हटे तो जेडीयू के बजाय बीजेपी के साथ गए, इसकी क्या वजह रही? नहीं, बीजेपी ऐसे नहीं, हमारे पास जहाँ से फोन आया, जिनसे बात करना था, जेडीयू से रीच आउट नहीं किया किसी ने? जेडीयू से भी हुआ, बातचीत हुआ, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं हुआ। और मैं तो एनडीए का पार्ट बना हूँ। हाँ, मतलब मैं एनडीए का पार्ट बना हूँ। मैं बीजेपी भी हमारे साथ है, जेडीयू भी है। और हम गृह मंत्री साहब से भी मिले, उनसे का भी आशीर्वाद लिया। तो मैं माननीय नीतीश जी से भी आशीर्वाद लिया हूँ और मैंने निर्णय लिया कि माननीय नीतीश जी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का जो मुहिम है उसमें जितना हो सकता है उसमें मेरा सहयोग हो और बनाएं, और उनके हाथ के नीचे रहकर मैं उनसे बहुत कुछ सीखूं, ताकि आने वाले समय में बिहार प्रदेश के 12 करोड़ लोगों के लिए काम करे। आपने एक फिल्म बनाई थी, एक लैला तीन छैला। लोग कह रहे हैं कि बिहार की अभी यही स्थिति है। बिहार का वोटर है, सब उसको लैला की तरह मान रहे हैं, और छैला की जगह वो लोग कह रहे हैं छलिया, कि सब छलते हैं हमको। एक उन्होंने कहा कि एनडीए का गठबंधन, दूसरा यूपीए का गठबंधन, और तीसरा वो जो इलेक्टोरल टैली में दिखता है अन्य। अब अन्य में भी कई हो गए हैं। एक रालोसपा का मोर्चा है, जिस मोर्चे से आप बातचीत कर रहे थे कि डिप्टी सीएम बनाइए, ऐसा बताया गया। आएंगे अभी इस पे। एक मोर्चा पप्पू यादव का मोर्चा है। तो ये एक लैला तीन छैला वाला क्या चक्कर है? देखिए, सब इंटरेस्ट रखते हैं कि बिहार में 12 करोड़ का जनता है, युवा है, सबके लिए सेवा करने के लिए, राजनीति में आने के लिए, और सब अपने विचार के साथ लोगों को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी का ये सोच होगा। आपका उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत चल रहा था? हमेशा रहा। पप्पू यादव के साथ रहा बातचीत। पप्पू यादव का ये कहना है, लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में, कि उपेंद्र कुशवाहा आए, बोले आप लड़िए हम लड़िए, और सीएम आधा साल 2.5 साल सीएम। बोले फिर कुछ दिनों बाद उपेंद्र कुशवाहा आए, बोले आप रहने दीजिए, 2.5 साल उपेंद्र कुशवाहा सीएम, 2.5 साल मुकेश सहनी सीएम। ऐसी कोई फॉर्मूले पे बात हो रही थी? बात करने के लिए कर रहे थे, लेकिन ठोस ऐसा कोई बात नहीं हुआ। हाँ, उन लोगों ने ऑफर किया 2.5 साल का सीएम का। किसने ऑफर किया? शायद उपेंद्र जी शायद बोले होंगे, याद नहीं मुझे। अरे आपको मुख्यमंत्री का पद ऑफर हो रहा है, आप कह रहे हैं याद नहीं है? अरे मुझे पता था कि वहाँ मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। अच्छा, तो हवाई है, हवा कुछ भी, में चल रहा 5 साल भी बोल दो। हाँ, तो मुख्यमंत्री वहाँ तो बनना नहीं है। हाँ। और मुझे उतना भी अनुभव नहीं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूं। मुझे तो डिप्टी सीएम की लेकिन आपकी दावेदारी थी? डिप्टी सीएम भी आप पहली बार विधायक बनते? हाँ, पहली बार विधायक बनते, और डिप्टी सीएम के लिए मैं प्रिपेयर था कि मैं एक काम कर सकता हूँ। मुझे मालूम है तेजस्वी बन सकते हैं पहली बार में, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हाँ, कह सकते हैं। और मैं पार्टी के अंदर में बहुत सारे लीडर होते हैं, उनके राय विचार लेके करेंगे। और जवाबदेही राष्ट्रीय जनता दल रहे हैं, और हमें तो सेकंड मैन में ही हमें काम करना है। फर्स्ट तो किसी को बनाएंगे नहीं या देंगे नहीं, ये राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास है। तो हम लोग तो कई बार बोले कि भाई सीएम बदलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से हो या आप ही के पार्टी से हो तो बेहतर। कौन हो सकता था? बहुत सारे हैं। और जैसे उस पर हम क्या राष्ट्रीय जनता दल, बोले ना कि हमने कहा बदलना चाहिए, बहुत सारे लोग। मैंने मीरा कुमार का नाम दिया।
हाँ, कि कांग्रेस पार्टी से उनको, और कांग्रेस काफी गंभीरता से कुछ समय तक इस नाम पर विचार भी ये कर रही नाम थी। पहले मैं ही ने लॉन्च किया है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी से भी अगर आप बात करेंगे तो पहला नाम मेरा ही सुझाव था कि मीरा कुमार जी का होना चाहिए, और एक उनको पर मैंने मीरा बताया। कुमार जी के लिए कई लोग कहते हैं कि वो तो दिल्ली ब्रांड की नेता हैं, ब्यूरोक्रेट रही, बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं, तो एक लेगेसी थी, लेकिन बिहार के हर जिले में उनका प्रभाव हो, उनका डायरेक्ट काडर कुछ हो, इन्फ्लुएंस हो, वैसा नहीं था। नहीं, देखिए, ये किसी का संपत्ति नहीं है हाँ, कि कोई भी हमारे आके पास ही claim रहना कर चाहिए, सकता है। ये मेरे पास ही रहना चाहिए। बिहार का सीएम बनना या डिप्टी सीएम बनना किसी का संपत्ति नहीं है। बिहार के जनता के लिए काम करना है, ठीक है। और मैं जिस हिसाब से मैं उनके बारे में जानता था, जितना भी जाना, कि वो बिहार को बेहतर लीड कर सकते थे। तो मेरे से अगर नाम पूछा गया तो मैंने अपना सुझाव दिया, और किसका नाम चल रहा था? मेरे तरफ से वहाँ पे दिया। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में बहुत सारे लीडर हैं, तो उसमें बात होना चाहिए था। मतलब कौन लीडर है वहां? तो सब परिवार में ही बहुत सारे लीडर हैं। परिवार में तो मुझे क्लियर था कि तेजस्वी यादव जी को ही क्लियर करेंगे। उसके अलावा परिवार के बाहर अगर जाते हैं तो हम चाह रहे थे कि पार्टी में अपना वो निर्णय ले। मैं एक अपना निर्णय क्यों थोपूं? अच्छा, निर्णय से याद आया, जैसे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुस्से में निकले तो फिर तेजस्वी ने आपको फोन नहीं किया? जी नहीं। हाँ, कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ नहीं? जी नहीं। तो अच्छा, उनको पहले से ही पता था कि आप जा रहे हैं, तो जाने दें। अब उनको क्या पता था? पर मुझे नहीं कांग्रेस जिसकी आप इतनी पैरवी कर रहे थे कि मीरा कुमार का नाम सुझा रहे हैं, तेजस्वी से कह रहे हैं कि कांग्रेस को गठबंधन में होना चाहिए, उनकी तरफ से कोई फीलर नहीं आया? शक्ति सिंह गोहिल या किसी और ने किया हो? नहीं, उधर से ज़्यादा बात नहीं हुआ, लेकिन मदन मोहन जी का फ़ोन आया था, कांग्रेस पार्टी मदन मोहन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ, मदन मोहन जी का फ़ोन आया था, लेकिन बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाया। नेटवर्क सही नहीं रहने के बाद अलावा मतलब बहुत ज़्यादा नेटवर्क तो वैसे ही गड़बड़ हो गया है। तो नहीं, मैं उस समय काफ़ी बिजी था। हाँ। जब भी उनका फ़ोन आया, फ़ोन के पास मैं नहीं था, पूरे प्रदेश से फ़ोन आ रहा था, क्या हो गया, क्यों हो गया। तो उतने में मदन मोहन जी का भी फ़ोन आया, और मेरा ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं हुआ। बात हुआ कि करेंगे फ़ोन, उसके बाद समय नहीं मिल पाया, और उसके बाद हम अपने दूसरे प्लॉटिंग पे निकल गए। और इसमें जितना गलती तेजस्वी प्रसाद यादव का या राष्ट्रीय जनता दल का, उससे कई गुना ज़्यादा हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भी है। क्योंकि मैं जिनके लिए मैं इतना पैरवी कर रहा था, जिनके लिए आप लड़ रहे थे, जितने मैं लड़ रहा था, लेकिन वो हमारे लिए नहीं लड़े। मैं 2 रोज पहले तक मैं दिल्ली जाता हूँ, जब मुझे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर निकाला जा रहा है, तो मुझे पटना के एक बड़े पत्रकार, एक चैनल है, कि उन्होंने बोला कि नेताजी, ये अभी गठबंधन तुम ही संभाल पाओगे, तुम इसमें कुछ करो। दिल्ली जाके किससे मिले आप? तो मैं दिल्ली यहाँ से मैं भागता हूँ, और मैं शक्ति सिंह गोहिल जी से मिलता हूँ, उनसे बात रखता हूँ। शक्ति सिंह गोहिल गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बिहार के प्रभारी हैं उनसे संगठन बात में। रखता हूँ कि सर 2-4 सीट इधर उधर करके आप लोग कीजिए, और गठबंधन तोड़ना अच्छा नहीं है। शक्ति सिंह गोहिल ने आपको बताया नहीं कि सीट तो इधर हो रहा है, लेकिन आप ही का हो रहा है? हाँ, तो नहीं, मुझे ये नहीं बताया। हाँ। तो मैं बोला कि जरूरी गिरे तो 2-4 सीट हमसे ले लीजिए, लेकिन गठबंधन नहीं तोड़िए, और साथ हम लोग चलेंगे। तो उन्होंने बोला, नहीं मुकेश भाई, आप टेंशन मत लो, जो भी होगा बात होगा, आप कुछ भी निर्णय मत लो, और मेरे साथ रहो, और अगर ऐसा होगा तो हम लोग अलग गठबंधन बनाएंगे। 2 दिन पहले की बात है। फिर मैं पटना आता हूँ, और मैं एयरपोर्ट पे ही मैं बैठ देता हूँ कि अगर ज़रूरी गिरे हमारे सहयोगी को तो 2-4 सीट हम अपने में से दे सकते हैं, लेकिन ये गठबंधन अटूट रहेगा। मैं देता हूँ, और फिर मैं पटना में रहता हूँ। तो लोकसभा के समय में भी 11 सीट फाइनल करने के बाद 9 सीट किया जाता है कांग्रेस पार्टी का, और उस समय में भी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी को हमारे सामने में, उपेंद्र जी के सामने में कह देते हैं कि आप अकेले से पूरा बिहार में चुनाव लड़ जाइए। हाँ, ये आपने ठीक जिक्र किया, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था। हाँ। कि आपके गठबंधन में तो उपेंद्र कुशवाहा भी थे। वो ऐसे जब बेआबरू होके कूचे से निकले, तब आपने नहीं कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है इनके साथ? आप लोगों को ये नहीं लगा कि आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो सकता है? मैंने उस समय में भी मैंने पहल किया, तेजस्वी को बोला कि ये अच्छी बात नहीं है, गठबंधन से हमारे साथ ही जा रहे। मांझी जी के समय में भी मैंने कहा, और बिहार में मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और मैं, हम लोग हमेशा साथ में रहे हैं। दिल्ली तक कोरोना से पहले मार्च में हम दिल्ली लेकिन तक अब आप जाते लोग हैं। उपेंद्र जी, उपेंद्र जी अलग मोर्चा बना रहे हैं, मांझी जी जेडीयू में चले गए। सबका अपना अपना पार्टी है, सबका अपना अपना निर्णय है, लेकिन हम जब थे तब तक हम लोग साथ रहे। मतलब और मधुर संबंध अभी भी हैं? अभी बहुत दिन से बातचीत नहीं हुआ। चुनाव बाद फिर जुटेंगे? बातचीत अभी जब हम एनडीए में हैं, और अभी अगला भी बहुत बिजी है, मैं भी काफी बिजी हूँ, तो बातचीत वगैरह सब नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि पार्टी बनाने का ख्याल कैसे आया? आप तो सामाजिक संगठन की सब राजनीति कर रहे थे, 2018 में पार्टी बनाया आपने। जी हाँ, मैं 2017 में, मैं बिहार में संगठन चुनाव हारने के बाद मैं उत्तर प्रदेश तक मैं संगठन को फैलाव किया। उत्तर प्रदेश में भी मैंने अपने समाज को जोड़ने के लिए बहुत काम किया। रथ यात्रा वगैरह सब निकाला, सारे लोग साथ में रहे। उसके बाद हम
कुछ इशू को लेके, फिशरमैन का इशू को लेके बिहार में बहुत सारे समस्या था, उसको लेके हम अनशन पर बैठते हैं गर्दनी बाग में 2017 में। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना था, और मैं 7 दिन तक अनशन में बैठता हूँ। और पहली दिन मतलब टीवी मीडिया का थोड़ा फोकस होता है, लोग पूछते भी हैं, दूसरे जो होते होते धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और सरकार के तरफ से या जहाँ से भी कोई भी मतलब उस पर ज़्यादा ठोस पहल नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं 7 दिन तक भूखा हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, और मैं काफ़ी उस समय में ये था, तो मुझे लगा कि नहीं, आपके पास भी पावर होना चाहिए। आप दूसरे के पीछे घूम रहे हैं, और आपके पास 15% वोट बैंक है बिहार में, 22 उपजाति है निषाद समाज के फिशरमैन को, और ये तकरीबन 15% से अधिक वोट बैंक है, अति पिछड़ा का एक बड़ा चंक है बिहार में। तो इसको आप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के और आप बिहार में अपने विचारधारा को ज़मीन तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने 2017 में ही निर्णय लिया कि नहीं, हमें अभी राजनीति करना है, पॉलिटिकल पार्टी बनाना है। और फिर अनशन पे तो सरकार की तरफ से बात नहीं होता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस समय में केंद्र में मिनिस्टर थे, वो आके अनशन तोड़ते हैं, और तोड़ते इसलिए कि हम बच जाए, ठीक है। तो तब तक वो भी, उनको भी पता था कि अब एनडीए से नाता टूटने वाला है, तो ये भविष्य की जुगलबंदी की तैयारी थी। वो मुझे नहीं आइडिया था इस सब चीज़ का, इतना पुराना आइडिया आपको सब है। नहीं। दरभंगा का अभी लड़का 2017 जाके मुंबई में झंडा गाड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमको ये आइडिया नहीं था, वो नहीं था। राजनीति में मुझे उस समय में ज़्यादा जानकारी नहीं था, तो उन्होंने अनशन में तोड़े, और फिर मैं उसके बाद मैं पूरे बिहार में फिर से मैं संगठन के लिए मैं पूरे प्रदेश में अलग अलग प्रखंड में काम करता हूँ, बड़े बड़े रैली करता हूँ, और बस यात्रा निकालता हूँ बिहार में, और सारे चीज़ मैं करके 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लाखों निषाद को एक जगह खड़ा करके मैं पार्टी का नाम का घोषणा करता हूँ, और एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम देता हूँ मैं, विकासशील इंसान पार्टी VIP, जो हमारे आने वाले समय में हम बिहार में राजनीति करेंगे। और ये आपका बड़ा कैची सा एक नारा है, अब अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला हर इंसान बनेगा VIP, है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो फिर आपने VIP पार्टी बना ली, तो ये कब तय हुआ कि ये पार्टी UPA में जाएगी, NDA में नहीं जाएगी? उसके लिए किसने रीच आउट किया, किसने आपसे कांटेक्ट किया? नहीं, उस समय पार्टी बन गया, और अचानक सब चल ही रहा था, लोकसभा का तैयारी चल रहा था। तो तेजस्वी ने आपको फ़ोन किया? नहीं, उनके लोग हमारे से संपर्क में आए, जगतानंद सिंह जी संपर्क में आए, उससे पहले अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी संपर्क में आए। जगतानंद सिंह अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं RJD के। उनसे पहले अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी हैं, जो उनके बड़े नेता हैं। फिर आपकी तेजस्वी से मुलाकात हुई है, लालू जी से? तेजस्वी से पहले मुलाकात होता है, और अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी के आवास पे मुलाकात होता है, और उनका इच्छा होता है कि हमारे साथ गठबंधन में आइए। 3 सीटें मिली आपको? 3 सीटें मिले। आप दरभंगा मांग रहे थे, वो क्यों नहीं मिली? बात हुआ था लालू जी से, जब फंसा कहाँ बात? लालू जी से मिले थे, बात हुआ कि दरभंगा ठीक है, आप लड़िए, और फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कहा कि नहीं, दरभंगा नहीं दे सकते हैं, और अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी को हम देना चाहते हैं, और वो भी डिलीट हो गए कि हमको दरभंगा में ही लड़ना है। और मैंने देखा कि अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस गठबंधन में लाने का, तो मैं उनके लिए फिर वो सीट छोड़ देता हूँ। पर आपकी तैयारी तो दरभंगा की थी, आप खगड़िया चले गए। लास्ट मोमेंट पे मेरे सहयोगी मेरे पर प्रेशर बना रहे थे, और प्रेशर बना रहे थे उनके लिए जिन्होंने मुझे गठबंधन में शामिल कराया। उनके घर पे हमारे तेजस्वी जी से मुलाकात होते हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी मुंबई में आके हमसे मीटिंग करते हैं, तो हमने देखा कि चलो ठीक है, हम कहीं और से भी लड़ लेते हैं। अभी उन्होंने कहा, इच्छा जाहिर किया एक बार हमें लड़ने चाहिए, प्रेशर बनाया गया, तो मैं एग्री कर लिया कि नहीं ठीक है, हम खगड़िया चले जाते। मैं तो पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कि चुनाव लड़ने का, तो लालू जी ने कहा कि नहीं, गलत मैसेज चला जाएगा, आप चुनाव लड़ो ही। तो मैंने निर्णय ले लिया था, टीवी में बाइट दे दिया था कि मैं चुनाव। लालू जी ने अभी कोई संपर्क नहीं किया रांची से कि गलत मैसेज जा रहा है, साथ रहिए? नहीं, अभी बातचीत नहीं मेरा। 2019 में आप खगड़िया से लोकसभा का चुनाव लड़े, और अब 2020 में विधानसभा चुनाव हैं। 11 सीटें आपकी पार्टी को मिली हैं NDA गठबंधन में। उन 11 में से कैंडिडेट के नाम में मुकेश सहनी का नाम किस सीट के सामने होगा? मेरे पास एक MLC का भी सीट है, और अभी हमने 11+1, और मैंने अभी तक कंफर्म निर्णय नहीं लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। माननीय नीतीश जी से भी मुलाकात हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम चुनाव लड़ो मजबूती से, आप जहाँ से चाहोगे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हो, और चुनाव लड़ के आप आइए, स्वागत होगा पूरा अच्छे तरीके से। तो अभी मैं उस पर मैं विचार करूँगा, लेकिन संभवतः है कि मैं चुनाव लड़ूँ और सिमरी बख्तियारपुर से लड़ूँ। सिमरी बख्तियारपुर से। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल मुकेश सहनी जी,
ये संतुलन जो है सियासत का और सिनेमा का, ये कैसे साधते हैं आप? वहाँ पर अपनी कंपनी बना रहे हैं, आपने एक फिल्म प्रोड्यूस की, तो वहाँ पर अभी कैसे एक्टिव है मुंबई में? नहीं, जब मैं बिहार में कनेक्ट हो गया तो 2015 तक मेरा देख रेख रहा मुंबई में। 2016 में मैं मुंबई के सारे कारोबार को मैं शॉर्ट कर दिया और अपने जो सहयोगी लोग थे, पार्टी ऑफिस में काम कर रहे थे, कंपनी में, उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया। और मैं मुंबई के कंपनी से मेरा कोई वास्ता नहीं है और सबको मैंने हैंड ओवर कर दिया। ये आप ये बोल रहे हैं, सब दर्शक सोच रहे हैं कि मुकेश भैया मुंबई से यहाँ नेतागिरी करने आए हैं, साथ में मुंबई से हीरो हीरोइन आएगा प्रचार करने, तो वो निराश नहीं हो जाएगा? हीरो हीरोइन दोस्त हैं आपके? कुछ लोग हैं। कौन है? अभी सब अरे सब दर्शक जानना चाहते हैं आपके व्यक्तित्व वो उतना के भी बारे कोई में। खास दोस्त नहीं है, क्योंकि अभी 5 साल से लगातार मैं बिहार में हूँ। ज़्यादा मेरा मुंबई जाना आना होता अरे नहीं आप है। तो फिल्में प्रोड्यूस करने लगे थे, हमने सुना प्रोड्यूसर्स के तो सबसे पक्के दोस्त होते हैं। नहीं, लेकिन हम बिजनेस व्यू से मैं काम कर रहा था और मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं तो पहले संघर्ष करके 2012 तक तो मैं काम अपने तरक्की के लिए मैं जूझते रहा। फिर 2 साल मौका मिला कि उसी समय में फिल्म प्रोड्यूस करने का, और मैं अपने काम से मतलब रखता था, ज़्यादा मेरा ये नहीं है। हाँ, बहुत सारे फिल्म चली नहीं ज्यादा की चली? फिल्म उतना नहीं चला और ज़्यादा कम भी नहीं चला, मतलब ठीक ठाक रहा, लेकिन इनकम नहीं हुआ। फिर आगे कोई प्रोड्यूस की नहीं? नहीं, उसके बाद नहीं किया, क्योंकि भोजपुरी फिल्में खूब बनती हैं, उसमें दिलचस्पी है आपकी? भोजपुरी या मैथिली भोजपुरी फिल्मों पिक्चर में? था, भोजपुरी अच्छा, पिक्चर ये था। एक छेला तीन, हाँ, एक लैला भोजपुरी तीन छेला पिक्चर था। भोजपुरी। हाँ, लेकिन मैंने अच्छे से बनाया था, तो लेकिन बिजनेस नहीं हुआ, इसके कारण फिर मैं आगे प्लान नहीं किया, क्योंकि अच्छा। हाँ, तो आगे कोई इरादा है भोजपुरी या मैथिली में फिल्में बनाने का? नहीं, आगे हिंदी फिल्म बनाऊंगा। हिंदी फिल्म बनाएंगे जी हाँ। तो सियासत भी करेंगे और नहीं, मैं सिनेमा भी करेंगे? हिंदी फिल्म बनाऊंगा, और मेरी अपनी जो जीवनी है, मैंने जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा, तो हमारी कहानी के ऊपर हम एक फिल्म सन ऑफ बनाएंगे। मल्लाह की बायोग्राफी होगी? जी हाँ, सन ऑफ मल्लाह के ऊपर होगा फिल्म। अच्छा। और एक सवाल दर्शकों को जब पता चला कई हमारे कि आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि क्या मुकेश सहनी ये कह सकते हैं कि वो अब एक गठबंधन के साथ स्थायी भाव से रहेंगे, कि अब एनडीए में आ गए तो कुछ दिन टिक के एनडीए में रहेंगे, ऐसा ना हो कि साल भर बाद फिर किसी पाले में खड़े हों? मैं आप जनता को भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपको भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं एनडीए में हूँ और बहुत लंबा समय तक रहूँगा। और मैं कभी भी, मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरी विचारधारा है, जो बिहार के लिए मैं सोचता हूँ, उसमें कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। compromise नहीं होगा। चिराग पासवान भी यही कहते थे कि मैं एनडीए में हूँ पर एनडीए में नहीं हूँ। चिराग पासवान से मिले हैं आप? 2015 में ही मुलाकात हुआ है। अच्छा। जी हाँ। और मैं अभी लोगों ने कहा कि चिराग गए तो आपके लिए रास्ता बन गया। हो सकता है। भविष्य में किसी गठजोड़ की संभावना उनके साथ? नहीं, मैं तो एनडीए का पार्ट हूँ, और एनडीए में किनको आना है, किनको नहीं रहना है, वो तो ये कह रहे हैं मैं भी एनडीए का पार्ट हूँ दिल्ली में। तो मैं ये तो डिसाइड नहीं कर सकता। हम एक छोटे पार्टी हैं, छोटे प्लेयर हैं, तो हम गठबंधन में किनको आना है, किनको जाना है, उस पर इतना अभी मैं अधिकार क्षेत्र में नहीं हूँ। नीतीश कुमार लगभग 15 साल से बीच का, अगर जीतन राम मांझी का कार्यकाल छोड़ दें तो, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको लगता है कि उनके कार्यकाल में कुछ कमी रह गई? कमी तो ढूंढेंगे तो कमी निकल जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप तो बता ही रहे थे इस गठबंधन में आने से पहले कमियां, तो अब नहीं बता रहे हैं? नहीं, अभी हमने आपको कहा ना कि आप कमी ढूंढिएगा। नहीं, तब तो आप ढूंढ रहे थे ना। आप पिछले 2 साल से बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप विपक्ष में होते हैं, तब तो कभी दिखता है। विपक्ष में आप होते हो तो उसका एक, आप सत्ता में जो बैठे हैं उनका आप तीसरी आंख बन के रहते हो, और आप गलती ढूंढते हो और अपनी सरकार को बताते हैं कि ये काम आप कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने का ही लाइन है कि उन्होंने कहा कि विपक्ष जो होते हैं वो हमारी तीसरी आंख है। तो हम एज ए बिहार के लिए, और हम माननीय नीतीश जी के लिए तीसरी आंख थे, और मैं उनको गलती ढूंढ के बता रहा था कि ये गलती है, इसके ऊपर आप काम कीजिए। अभी मैं सहयोगी हूँ, एनडीए का पार्ट हूँ। बताते हैं अभी भी अगर गलती, अगर कुछ हमें नजर आएंगे तो हम पर्सनली बैठ के मिलके बात करेंगे कि सर एक्सेस हो गया है। हाँ, अभी मैं एक्सेस हो गया घर में, अभी मैं बताऊंगा कि सर मछुआरा समाज के लिए ये योजना पे काम करने की आवश्यकता है। और अच्छा, ये बताइए मुकेश जी कि जैसे आपने इतनी जाके मुंबई में तरक्की की, मुझे उम्मीद है कि फिल्म इंडस्ट्री में आपसे ये भेद नहीं हुआ होगा कि आप अमुक जाति के हैं या अमुक धर्म के हैं तो काम मिले नहीं। ऐसा तो नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री में, जितनी मेरी जानकारी है। कास्ट के बेस पे नहीं होता है। कई लोग ये कहते हैं कि ये जाति कैसे जाएगी अगर हर आदमी कास्ट के बेस पे हर चीज़ मांगेगा। हमें तो एक ऐसा समाज बनाना है ना जहाँ पे कास्ट आइडेंटिटी गॉड हो जाए।
नहीं, देखिए कुछ ढांचा पहले से बना हुआ है। जैसे आरक्षण दिया जा रहा है, कास्ट बेसिस पे दिया जा रहा है कि कुछ लोग बहुत पीछे छूट गया, उनको आगे बढ़ाने के लिए या बराबरी में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन का सहारा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं तो उनको वो बेनिफिट मिलता है। तो अभी भी है कि आप जो एक समूह है वो आप वहाँ पे रहेंगे तो आपके ऊपर सरकार या कोई भी लोग फोकस करते हैं। तो हर व्यक्ति प्रेशर का ग्रुप वाला मामला है। सरकार के प्रति मतलब पूरे 12 करोड़ जनता के ऊपर उनकी नज़र होना चाहिए और हर जनता को अपनी सरकार से उम्मीद रखना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो उसमें जैसे हम अभी पहले विपक्ष में थे या हम नॉन पॉलिटिकल थे, तो हम उम्मीद रखते थे कि हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी माने, माननीय प्रधानमंत्री जी माने, और मैं वहाँ पे कोशिश कर रहा था कि काम हो। अभी मैं एक राजनीतिक दल बन गया हूँ, तो मेरा ये काम रहेगा कि मैं खुद करूँ लेकिन उस पावर में पहुँचूँ। और जब तक उस पावर पे नहीं पहुंचे तो हमारे साथ जो सहयोगी हैं उनके साथ मैं चाहूंगा कि अच्छे संबंध बना के वो काम कराने का कोशिश करूंगा। चलिए, आप सुन रहे हैं वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को, जो खुद भी पद के दावेदार हैं और एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। इस पूरी बातचीत के बारे में, मुकेश सहनी के पॉलिटिकल स्टैंड के बारे में, बिहार की सियासत के बारे में आपकी जो भी राय हो ज़रूर बताइए। संवाद चलते रहना चाहिए क्योंकि हमारा और आपका गठबंधन स्थायी है। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।